हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है, चलिए देखते हैं कक्षा 9 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 मोशन का लेक्चर नंबर 5। कल लेक्चर नंबर 4 में आप लोग पढ़ चुके थे चाल के बारे में। चाल क्या है, चाल कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में अध्ययन किया गया। तो प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और नोट्स भी बनाते चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है बच्चों, वेग। तो वेग क्या है? वेग को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी। तो वेग क्या है? चाल में हम लोग पढ़े थे कि किसी वस्तु या किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते थे? चाल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है चाल और वेग में। क्या डिफरेंस है उस चीज़ को ध्यान रखते हैं। ध्यान रखें, पहली चीज यहीं पर दिमाग में बैठा लीजिए कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, चाल और वेग में अंतर ज़्यादा नहीं है। चाल में जो है हम दूरी को लेकर चलते हैं, और जबकि वेग में विस्थापन को लेकर चलते हैं। चाल में दूरी को लेकर चलते हैं और वेग में विस्थापन। इसका मतलब ये है कि भाई विस्थापन भी तो एक प्रकार की दूरी है, ये भी तो एक प्रकार की दूरी ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि यह एक अदिश राशि, मतलब इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। और जबकि वेग क्या है? सदिश राशि, और इसमें दिशा होती है। बस इतना ही अंतर। इसका मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। और परिमाण तो दोनों में होते हैं, अदिश और सदिश दोनों में परिमाण होते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों में होते हैं। इसमें दिशा नहीं होती और इसमें दिशा होती है। क्लियर? तो इसका मतलब बच्चों वेग जो होगा क्या होगा? चाल प्लस दिशा। चाल प्लस दिशा मतलब इसमें दिशा की आवश्यकता होगी, और जबकि चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहे जिस दिशा में जाएं, आपसे केवल इतना मतलब रहेगा कि आप एकांक समय में कितना दूरी तय कर रहे हैं, उस वस्तु की वही चाल कहलाती है। और जबकि वेग में क्या है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो है तय किया गया विस्थापन। क्यों विस्थापन लिया गया बच्चों? दूरी नहीं लिया गया, क्योंकि विस्थापन में दिशा होती है और वेग में क्या होगा? चाल प्लस दिशा सेम है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, डिफरेंस। अदिश राशि सदिश राशि के बारे में बताया गया था कि अदिश राशि ऐसी राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और सदिश राशि एक ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। क्लियर? इस प्रकार आपका जो है चाल में दूरी से रिलेटिव है, या चाल जो है अदिश राशि बना, और वेग क्या है? या जो है विस्थापन से रिलेटिव है, इसलिए यह क्या होगा? सदिश राशि। क्लियर? चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ये था थोड़ा सा बेसिक चीजें, दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको। तो वेग की परिभाषा तो ध्यान देना, चाल और वेग में अंतर समझ में आया। चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि वेग में दिशा होती है। क्लियर? चलिए वेग की परिभाषा। तो परिभाषा क्या बने बच्चों? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, इसका मतलब दूरी व दिशा सहित है। ध्यान देना बच्चों, दूरी व दिशा सहित। विस्थापन मतलब दूरी व दिशा से,
तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु की या उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक है, एकांक समय में कितना विस्थापन तय कर रहा है कोई भी वस्तु, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस वस्तु का वेग। जबकि चाल में क्या था कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। यहाँ पर विस्थापन है दिशा सही। ठीक है, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसे भी v से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी किससे प्रदर्शित करते हैं, v से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि होगी, यह एक सदिश राशि, ध्यान देना, क्योंकि इसमें दिशा भी है। ध्यान दिए, क्लियर, बात समझ में। अर्थात वेग बराबर विस्थापन अपान समय। देख रहे हैं डिफरेंस, समझ में आ रहा है। चाल में क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय, और जबकि इसमें क्या है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। दिस इज फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड अपॉन टाइम। क्लियर, तो वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। क्लियर, वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से, विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं, s से, और समय को t से। a है सिंबल इसका, याद रखिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं मात्रक। तो मात्रक क्या होगा, जो चाल का मात्रक है वही वेग का भी मात्रक होगा। ठीक है, तो वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और अपान सेकेंड। इस प्रकार मीटर प्रति सेकेंड और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी होता है, या MKS में है और या CKS में। क्लियर, कॉपी करिए खटाखट, समझ में आ रही ना बात। तो प्यारे बच्चों, एक तरफ से आप लेक्चर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, बीच बीच का लेक्चर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो भी बच्चे लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा, तो ज़रूर जो है अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो कॉन्टिन्यूअस आप बनाकर जो है लेक्चर को पढ़िए। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, तभी समझ में आएगा, तभी दिमाग में घुसेगा कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं। अब आप आ गए जो है डायरेक्ट लेक्चर नंबर 5, वेग। भैया वेग तो पढ़ाया गया, ठीक, अब वेग में चाल को भी पढ़ाया गया ना, चाल को भी फिर दोबारा समझाया गया। तो चाल वाला लेक्चर आप देख लीजिए, तब इसको समझेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे आप। क्लियर, कॉपी करिए। नेक्स्ट हेडिंग है वेग के प्रकार। वेग कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप ऑफ वेलोसिटी। वेग के प्रकार। तो चाल कितने प्रकार का बच्चों, 3 प्रकार का। तो ये भी कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार, 3 प्रकार का होता है। वेग कितने प्रकार का होता है, 3। सेम वही, नंबर 1 एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा परिवर्ती वेग, मतलब असमान वेग। और तीसरा है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये 3 पढ़ना है। कॉपी करिए, टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 3 टाइप्स, यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड है अनयूनिफॉर्म स्पीड, और थर्ड है एवरेज। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं यहाँ पर एक समान वेग। तो प्यारे बच्चों, अगर चाल, एक समान चाल आप पढ़े हैं तो सेम परिभाषा वही है, बस फर्क इतना है कि वहाँ पर दूरी था, यहाँ पर क्या है, विस्थापन। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं कि
किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में तय किए गए विस्थापन को ध्यान देना, समान समयांतरालों में तय किया गया समान विस्थापन, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान बना लेते हैं। तय किए गए समान विस्थापन को एक समान वेग कहते हैं। क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पर वही ले सकते हैं, घड़ी की सुइयों की गति, ये भी तो किसी न किसी दिशा में चलती है। घड़ी की सुइयों की गति समान समयांतरालों में समान विस्थापन तय करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। नेक्स्ट, असमान वेग। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समयांतरालों में समान समयांतरालों में, और विस्थापन कैसा होगा? असमान। समान समयांतरालों में तय किए गए असमान विस्थापन या भिन्न भिन्न को असमान वेग कहते हैं या परिवर्ती वेग। क्लियर बच्चों? तो समान समयांतराल होगा और विस्थापन कितना होगा, कैसे तय करेगा? असमान, अर्थात भिन्न भिन्न विस्थापन होगा, तो उस वस्तु का वेग कैसा होगा? असमान वेग होगा, अर्थात परिवर्ती वेग होगा। और परिवर्ती वेग होगा कब होगा बच्चों? उसके लिए याद रखना, परिवर्ती वेग के लिए दो ही कंडीशन है। नंबर एक, जब गति की दिशा व परिमाण, गति की दिशा चेंज हो व परिमाण बदलने पर वेग परिवर्ती वेग कहलाता है। वेग कैसा होगा? परिवर्ती वेग होगा। ध्यान देना बच्चों, परिवर्ती वेग होने का कंडीशन होता है जब यहाँ पर गति की दिशा बदले, दिशा पर ही बदलने पर यहाँ पर वेग परिवर्ती होता है। अगर वेग का परिमाण भी बदल जाता है तब भी कैसा होगा? परिवर्ती वेग होगा। तो प्यारे बच्चों, ये दो कंडीशन होते हैं असमान वेग अर्थात परिवर्ती वेग के लिए, कि जब गति की दिशा व परिमाण बदलेगा तो वेग कैसा होगा? परिवर्ती होगा। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। अब आते हैं बच्चों औसत वेग। तीसरा पॉइंट क्या है? औसत वेग। तो औसत चाल की परिभाषा पढ़े थे आप, किसी वस्तु या किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल दूरी और कुल लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते थे। यहाँ पर क्या होगा कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया
कुल विस्थापन व तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। अर्थात औसत वेग बराबर कुल विस्थापन और अपान समय। कुल समय ध्यान में तो फर्क पड़ा बच्चों की इतना। औसत चाल में क्या था, कुल दूरी, और वेग में क्या है, विस्थापन। तो ध्यान देना, जहां पर भी वेग आए तो वहां पर विस्थापन की ही बात करेंगे, और जहां पर चाल आए वहां पर हम दूरी की बात करेंगे। क्लियर? चाल के साथ कभी विस्थापन का रिलेशन नहीं होगा, और वेग का कभी दूरी के साथ विस्थापन संबंध नहीं। क्लियर? तो सिंबल लिया जाए VAB बराबर कुल विस्थापन, यहाँ पर क्या हो गया, यस, या डेल्टा एस से प्रदर्शित कर दो, कुल समय डेल्टा। तो वेग क्या था समझ में आया, वेग कितने प्रकार के थे ये भी समझ में आ गया। तो चलिए कॉपी कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण क्या होता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो ये सब टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है इन सब पर, पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे आपके NCERT के।